Hello and welcome all students. Today we are going to see our next point regarding entropy, that is entropy changes during physical transformation, or we can call entropy changes and their physical transitions. ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग एंट्रोपी चेंज और फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, जब भी फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे तो एंट्रोपी में किस टाइप का चेंज आएगा वो देखेंगे। जनरली हम लोग फेज चेंज देखते हैं, तो फेज चेंजेस में हम लोग 3 फेज देखते हैं, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक, अब फेज चेंज जब हम देखते हैं या तो फेज ट्रांजिशन अगर से देखते हैं तो उसके अंदर में हम लोग कन्वर्जन करते हैं। एक तो करते हैं हम सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में, या सॉलिड का कन्वर्जन डायरेक्टली गैस में भी करते हैं। तो इंटरचेंज करते हैं हम लोग फेज को। जब फेज को इंटरचेंज करते हैं तो फेज का ट्रांजिशन होगा, तो उसके अंदर में एंट्रोपी चेंज भी आएगा, है ना, एंट्रोपी चेंज आएगा। अब देखो, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एंट्रोपी चेंज मतलब क्या होगा कि फेज का चेंजेस होगा। अब एंट्रोपी अगर से कहें तो एंट्रोपी क्या बताती है कि कोई भी अगर जो सब्सटेंस है तो एंट्रोपी हम क्या किस लिए यूज करते हैं, एंट्रोपी यूज करते हैं हम लोग कि कोई सब्सटेंस है तो उसकी डिसऑर्डरनेस कितनी है ना, ऑर्डर्ड है या डिसऑर्डर्ड है। अब देखो, कोई एक डिफाइनेड टेम्परेचर पे एंट्रोपी क्या होगी, चेंज होगी। अगर से टेम्परेचर चेंज होगा तो एंट्रोपी चेंज होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा एंट्रोपी बढ़ेगी या घटेगी, ये तो डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर में। अब कोई भी सब्सटेंस की, मान लो कि कोई अगर फेज है जहाँ पे हम सॉलिड का कन्वर्जन मान लो कि लिक्विड में कर रहे हैं, तो एंट्रोपी में क्या होगा, चेंजेस आएगा। मतलब सॉलिड से अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसकी डिसऑर्डरनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब अरेंजमेंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में अगर कन्वर्ट करें तो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पार्टिकल्स क्या होंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे। लेकिन एज कम्पेयर टू सॉलिड, लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होंगे, एक दूसरे से थोड़ा सा दूर रहेंगे, है ना। मतलब डिसऑर्डरनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। जितनी डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी उतनी ही एंट्रोपी बढ़ेगी। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में अगर तीनों में भी अगर हम कंपेयर करते हैं तो सब में कम एंट्रोपी होगी सॉलिड में, फिर उससे ज़्यादा बढ़ेगी लिक्विड में, फिर उससे ज़्यादा होगी गैस में। तो इसीलिए हम उसका अरेंजमेंट लगा सकते हैं कैसे, एंट्रोपी है ना ज़्यादा होगी गैस में एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड देन सॉलिड्स। मतलब ये ऑर्डरनेस हम बता रहे हैं कि गैस, लिक्विड और सॉलिड, मतलब सब में ज़्यादा एंट्रोपी होगी गैस मॉलिक्यूल्स की, देन लिक्विड मॉलिक्यूल्स की, देन सॉलिड मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, तो अब हम एंट्रोपी कैसे देखते हैं, एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्मेशन एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी। मतलब यहाँ पे क्यू क्या बता रहा है, हीट एब्सॉर्ब्ड और इवॉल्व, ये क्यू बताता है एट टेम्परेचर टी, है ना। मतलब Q1 अगर से प्रोसीजर हो गई तो टेम्परेचर भी क्या रहेगा, T1 रहेगा। अगर Q2 है तो टेम्परेचर भी क्या होगा, T2 होगा, है ना। मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी एंट्रोपी, है ना। मतलब ट्रांसफॉर्मेशन डिपेंड करेगा टेम्परेचर के ऊपर में। और एंट्रोपी में हम क्या देखते हैं, डिसऑर्डरनेस चेक करते हैं, तो कैसी ऑर्डर है। अगर कॉम्पैक्टली और अरेंज अगर से होगी तो एंट्रोपी क्या रहेगी, लेस रहेगी। एंट्रोपी कैसे रहेगी, लेस रहेगी। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, तो एंट्रोपी पे भी क्या होगा, उसका इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं डेल्टा एस, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी एंट्रोपी इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, अब देखो अलग अलग हम क्या करते हैं, एंट्रोपी चेक करते हैं कैसे, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन हो गया। ठीक है, अब एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन किसको बोलेंगे, डिफाइंड एज एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 mole of a substance changes into liquid, 1 mole of a substance, solid substance changes into liquid substance at its melting point, it is called entropy of fusion। फ्यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, फिर से एक बार, डिफाइंड एज एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 mole of a solid substance changes into liquid from liquid form at its melting point। ठीक है, तो अगर से एग्जाम्पल अगर से देखना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे मान लो एग्जाम्पल में H2O सॉलिड फॉर्म में है, उसको कन्वर्ट कर दिया हमने लिक्विड फॉर्म में, या तो लिक्विड से कन्वर्ट कर दिया सॉलिड फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग एंट्रोपी कैसे देखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल देखते हैं। तो फाइनल में क्या बता रहा है, लिक्विड फॉर्म में है ना, ये कौन सा फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में।
कौन से फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में, माइनस आइस फॉर्म, ठीक है, क्योंकि हम सॉलिड का कन्वर्जन किस में कर रहे हैं, लिक्विड में, तो पहले लिक्विड माइनस सॉलिड मतलब आइस फॉर्म इज इक्वल टू, ये क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन होगा, क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो यहाँ पे निकाल सकते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन इज इक्वल टू, है ना, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन ऑफ एच बाय टेम्परेचर, है ना, यहाँ पे हीट देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे, तो उसी के नीचे क्या देख रहे हैं हम लोग, फ्यूजन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए कि हम लोग कौन सी चीज़ें कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि एंट्रोपी और एंथैल्पी में डिफरेंस होगा, है ना, एंट्रोपी और एंथैल्पी में डिफरेंस होगा। एंथैल्पी में हम लोग एनर्जी देखते हैं और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, डिसऑर्डरनेस चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ें, ये हो गया फ्यूजन। अब देखेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन इन द सेंस क्या कर रहे हैं हम लोग, कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, लिक्विड को कन्वर्ट कर रहे हैं गैस फॉर्म में या तो वेपर फॉर्म में। तो हम क्या बोल सकते हैं डेफिनेशन में, एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ लिक्विड changes into vapor at its boiling points, it is called entropy of vaporization. So we can write entropy of vaporization is equal to entropy of H divided by temperature that is boiling point, ठीक है, TB, ओके। ये हो गया entropy of vaporization। अब नेक्स्ट देखें entropy of sublimation। अब sublimation के लिए भी फार्मूला हम लिख सकते हैं, entropy of sublimation is equal to entropy of sublimation of H divided by temperature, so these can be related to entropy during physical transformations। तो नेक्स्ट क्या बता सकते हैं, देखिए, है ना, T डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 ऑफ फ्यूजन प्लस हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे ये फार्मूला हमने बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेसेस। एंट्रोपी चेंजेस इन रिवर्सिबल प्रोसेसेस, क्योंकि बहुत सारा पार्ट हमने 12th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है ना। तो अब एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेसेस क्या बता सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, डिवाइडेड बाय टी, है ना, ठीक है। अब एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग कैसे देख सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी, है ना। यहाँ पे डिपेंड करता है कि वर्क सिस्टम से सराउंडिंग पे हो रहा है या सराउंडिंग से सिस्टम पे हो रहा है, वो देख रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। ये इक्वेशन मान लो ये 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। अब थर्ड इक्वेशन क्या देख सकते हैं, टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, टोटल एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस टोटल एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय टी माइनस क्यू रिवर्सिबल डिवाइडेड बाय, क्या ले सकते हैं, टी इज इक्वल टू क्या रहेगा, वैल्यू 0 रहेगी, ठीक है। मतलब इनिशियल फाइनल दोनों भी ये कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ओके। अब ये हो गई रिवर्सिबल प्रोसेस में, है ना। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, है ना, एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस देखिए, एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस, एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर से निकालना चाहें तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या लिख सकते हैं, डेल्टा, है ना, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों भी चेंजेस देख सकते हैं।
तो यहाँ लिख सकते हैं Q रिवर्सिबल बाय T माइनस Q इरिवर्सिबल बाय T इज ग्रेटर देन क्या होगा 0, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इक्वेशन से क्या बता सकते हैं हम लोग, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन क्या बोल सकते हैं 0, इज ग्रेटर देन 0। ओके, दिस मे बी कंक्लूडेड दैट इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंट्रोपी चेंज फॉर combined system and the surrounding is greater than 0 and irreversible process is accomplished by a net increase of entropy। तो एंट्रोपी में क्या होगा, बढ़ोतरी आएगी, मतलब बढ़ जाएगा, एंट्रोपी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज चेंज। तो यहाँ पे हम लोग एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग बोल सकते हैं, है ना। एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग के लिए फार्मूला होगा एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस ऑफ मेल्टिंग, है ना। एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग डेल्टा एच एम डिवाइडेड बाय क्या ले सकते हैं, टी एम, है ना। मेल्टिंग के लिए देख रहे हैं एंट्रोपी, एच एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा एच एम जो देख रहे हैं हम लोग, डेल्टा एच एम, तो ये क्या होगी, लेटेंट हीट बताएगा, लेटेंट हीट क्या बताएगा, हीट ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, एंड दिस वन इज मेल्टिंग टेम्परेचर। ओके, वेपोराइजेशन के लिए भी ले सकते हैं, वेपर फॉर्म में अगर से कन्वर्ट करना है उसके लिए। वेपोराइजेशन के लिए क्या लेंगे, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन इज इक्वल टू डेल्टा एस वी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी डिवाइडेड बाय क्या रहेगा यहाँ पे टी बी। ठीक है, तो डेल्टा एच वी क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एंड टी बी क्या होगा, बॉइलिंग टेम्परेचर। ओके, एट एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, इसको बोलेंगे, ये फार्मूला होगा आपका एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन के लिए। ठीक है, और ये होगा एंट्रोपी ऑफ मेल्टिंग के लिए, अलग अलग फार्मूले देख रहे हैं। और ये चेंजेस इन इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, तो जब भी एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस आएगा तो वैल्यू कैसी रहेगी, ग्रेटर देन 0 होगी। सिस्टम प्लस सराउंडिंग की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, दैट इज एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग इज ग्रेटर देन 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग एंट्रोपी चेंजेस फॉर एन आइडियल गैस वो भी देखेंगे, एंट्रोपी चेंजेस फॉर एन आइडियल गैस। फिर उसके बाद फिजिकल चेंजेस देखेंगे। आइडियल गैस के लिए हमने ऐसे तो पहले ही देखा है, एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस अंडर डिफरेंट कंडीशंस, देख सकते हैं डिफरेंट कंडीशंस में। तो एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस एट डिफरेंट कंडीशंस, है ना, उसकी इक्वेशन कैसे बता सकते हैं वो भी देखेंगे।